नमस्कार दोस्तों। हम सभी का एक क्वेश्चन रहता है कि जीएसटी में कितने का बिल बनाया जाए, कैश में कितने का बिल बनाया जाए और इनकम टैक्स में कितना कैश रिसीव किया जाए या कितना कैश पे किया जाए। तो मैं शशि मित्तल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जीएसटी में कितने का बिल बनाया जाए या इनकम टैक्स में कितना कैश रिसीव या पे किया जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीएसटी में कैश का कितना बिल होना चाहिए, उसके लिए कहीं पर भी कुछ कहा नहीं गया है। तो जीएसटी में आप कैश का बिल कितने का बना सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स में ये लिमिट बताई गई है कि आप कैश कितना रिसीव कर सकते हैं और कितना पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कैश रिसीट की बात करता हूं। तो एज पर सेक्शन 269 एसटी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जिसमें क्या कहा गया है कि नो पर्सन शेल रिसीव एन अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपीज और मोर, मतलब कोई भी व्यक्ति 2 लाख रुपए या 2 लाख से ज्यादा किसी भी व्यक्ति से नहीं रिसीव कर सकता है। कब? इन एग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे, मतलब एक व्यक्ति से एक दिन में टोटल 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा रिसीव नहीं कर सकते। और इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजैक्शन, एक सिंगल ट्रांजैक्शन के एवरेज में, मतलब एक बार आपने सेल कर दिया 5 लाख रुपए का, फिर भी आप 50-50 हजार करके 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन में भी उसका अगर टोटल 2 लाख या 2 लाख से ऊपर हो रहा तो भी नहीं ले सकते आप। सिंगल ट्रांजैक्शन मतलब एक बार आपने उसको सेल किया और भले ही वो 5 लाख का बिल था और आपने टुकड़े टुकड़े करके उसको 2 लाख के अंदर करने की कोशिश की, पर लेकिन टोटल 2 लाख से ज्यादा हो रहा है तो नहीं, 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा हो रहा है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू वन इवेंट और ऑकेजन फ्रॉम अ पर्सन, मतलब अगर आपने कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन किया है, जैसे कि आप एक इवेंट मैनेजर है तो आपने टेंट का भी काम ले लिया, हलवाई का भी काम ले लिया, और तो आप सोच रहे हो कि मैं टेंट में 1 लाख रुपए ले लूंगा और हलवाई के उसमें 1.5 लाख ले लूंगा, लेकिन आप एक इवेंट और ओकेजन में भी 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि आप अगर आप ये 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा ले लेते हैं तो आपको पेनल्टी लगती है, वो भी उतने ही अमाउंट की लगेगी जितने का आपने कैश रिसीव किया है। और ये रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन है, मतलब आप रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि आप कितना प्राप्त कर सकते हैं। और अगला मैं बात करूंगा कि आप कितना लोन या डिपॉजिट कैश में रिसीव कर सकते हैं। तो एज पर सेक्शन 269 डबल एस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, उसमें कहा गया है कि आप 20,000 से ज्यादा कैश में ना तो लोन ले सकते हैं ना डिपॉजिट ले सकते हैं। लेकिन अमूमन क्या देखा गया है कि जैसे कि किसी भी आपके फ्रेंड को कोई कार खरीदना हो या कुछ भी खरीदना हो, तो अगर आप उसके पास कुछ मनी का शॉर्टेज रहता है तो वो आपसे बोलता है कि यार मुझे पैसों की जरूरत है, तो आप उसे कैश में पैसे दे देते हैं और वो उसके बैंक अकाउंट में पैसे डालकर वो उसका काम कर लेता है। लेकिन भविष्य में अगर इनकम टैक्स से एक नोटिस आता है कि यार आपने ये पैसे 50-60 हजार रुपए जो डिपॉजिट किए हैं आपके बैंक अकाउंट में, ये कहाँ से आए, और आप बताते हैं, भले वो जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, आप बताते हैं कि मैंने मेरे ये फ्रेंड से लिए, लेकिन फिर भी आपको उतने ही अमाउंट की ही पेनल्टी लग सकती है, क्योंकि आप 20,000 से ज्यादा ना तो कैश एज ए लोन और डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो आप इन सब लिमिट्स का ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैं बात करूं, लेकिन ये जो सेक्शन है किन किन को एप्लीकेबल नहीं है, 269 डबल एस गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट को नहीं है, बैंकिंग कंपनी को नहीं है, कोई कॉर्पोरेशन है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, उनको भी नहीं एप्लीकेबल है। लेकिन अगर जो रिसीवर है और जो दे रहा है, मतलब जो ले रहा है और जो दे रहा है, अगर उन दोनों की इनकम सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम से है तो आप 20,000 से ऊपर का कैश में लोन या डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद मैं बात करूंगा एक्सपेंडिचर की, कैश में कितने का हम एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। इस पर सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 40A3 की बात करते हैं, जिसमें कहा गया है कि आप 10,000 से ज्यादा का कैश में एक्सपेंडिचर भी नहीं कर सकते। कैश में आप 10,000 से ज्यादा
कैश में एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते हैं। मेड टू अ पर्सन इन अ डे, मतलब एक दिन में आप 10,000 से ज्यादा का किसी को कैश में एक्सपेंडिचर के लिए पे नहीं कर सकते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्टर के केस में अगर आपको ट्रांसपोर्टर वगैरह का पेमेंट करना है तो आपकी लिमिट 35,000 है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपका जो एक्सपेंस उसको डिसअलाउ कर दिया जाएगा और इसे आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा। तो आप इस लिमिट का ध्यान रखें। और फिर सेक्शन 43 के हिसाब से अगर आप कोई असेट परचेज करते हैं तो 10,000 से ज्यादा का नगद में आप कोई असेट परचेज नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि जब ये 10-10 हजार रुपए से ज्यादा के ऊपर डिसअलाउ हो रहा है, आपका खर्चा या इनकम में जुड़ रहा है, तो फिर जो पहले केस में मैंने बताया था कि 2 लाख तक आप रिसीव कर सकते हैं, तो ऐसा कौन करेगा? जब 10,000 से ज्यादा हम एक्सपेंस या एसेट परचेज ही नहीं कर सकते तो 2 लाख रुपए तक का कैश भी कौन देगा? लेकिन ये जो लिमिट्स है ये सब बिजनेस एंटिटीज के लिए। और वो जो 269(s) वाला है वो आप किसी से भी रिसीव कर रहे हो, जैसे आप सैलरी इनकम वाले से कर रहे हो या प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाले से कर रहे हो, तो वहां पर वो सब भी इंक्लूड है। लेकिन जब आपका खर्चा जो है या खर्चा हो गया या असेट परचेस कर रहे हैं, यहाँ पर प्रिजम्पटिव वाला सिर्फ बिजनेस एंटिटीज के लिए रहता है ये, ठीक है। उसके बाद में बात करूंगा कि अगर आपको कुछ रीपेमेंट ऑफ लोन है, आपका रीपेमेंट ऑफ लोन या रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट है, तो भी आप 20,000 से ऊपर कैश में उन्हें नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो उतने ही अमाउंट को आपको पेनल्टी भरना पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं कि कैश में ज्यादा ट्रांजैक्शन करना कितना सीवियर हो सकता है, कितना दुखदाई हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।